हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीए फाइनल ऑडिट के अंदर एग्जाम्शन कैसे आ सकती है। सबसे पहले आपको मैं कुछ लर्निंग टिप्स के बारे में बात करूंगा। आपको सबसे पहले की पॉइंट्स याद करने हैं। की पॉइंट सबसे ज़्यादा बच्चे ऑडिट में से डरे हुए होते हैं क्योंकि वो पूरा याद करने की कोशिश करते हैं और एंड में उनको कुछ याद नहीं रहता। तो आपको सिर्फ की पॉइंट्स याद करने हैं जो आप देख सकते हो। एग्जामिनर जो अपने पास जो आंसर की रखता है उसके अंदर जो की पॉइंट्स बेसिस होते हैं उसके बेसिस पे वो अपन को मार्क्स देता है। तो आपको की पॉइंट्स याद करने हैं, सारा कुछ याद नहीं करना है आपको। और आपको इम्पोर्टेंट एसेस पे फोकस करना है। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग पे आपको फोकस करना है। सारे एसेस आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप रीड भी कर सकते हो। पर ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंट एसेस है उसको आपको जानना है। मैं बताऊंगा आपको कौन से इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। आपको प्रोफेशनल एथिक्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है सीए फाइनल ऑडिट के अंदर, जो कम से कम 20 से 25 मार्क्स आपको दिला सकता है। तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स पे बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है। आपको उसके सारे क्लॉजेस ढंग से याद करने हैं। आपको 2 से 3 घंटा ऑडिट को मॉर्निंग में देने ही देना है। यहाँ ईयर्स लिखा है, इग्नोर करिएगा। 2 से 3 घंटा आपको ऑडिट को हर दिन देना ही देना है। ऐसा नहीं है आप 4-5 दिन में ऑडिट पढ़ के ऑडिट याद कर लोगे। सबसे ज़्यादा बच्चे ऑडिट में डरे हुए रहते हैं क्योंकि सिर्फ 5-7 दिन पढ़ के सोचते हैं उनको ऑडिट याद होता है। कि ऐसा नहीं हो सकता। आपको एवरी डे ऑडिट को 2 से 3 घंटा देनी पड़ेगा। मॉर्निंग में दोगे, माइंड फ्रेश रहेगा, तो उसमें आपको याद हो सकता है। आपको एबीसी एनालिसिस करना है। ऐसा नहीं है आप सब पढ़ रहे हो रट रहे हो। ऑडिट बहुत बड़ा सिलेबस है, आप सब कुछ याद भी कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ए कैटेगरी पे फोकस करना है। ए कैटेगरी में सबसे पहले आता है प्रोफेशनल एथिक्स। जैसे मैंने आपको बताया 25 से 30 मार्क्स का जो आता है वो प्रोफेशनल एथिक्स आता है। 25 से 30 मार्क्स का है ना। 20 से 25 या 30 तक भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। इसको आपको अच्छे से याद करना है, ऐसे क्लॉजेस वगैरह ढंग से याद करने हैं और ढंग से एग्जाम में कोड करके आने हैं आपको। इंपॉर्टेंट एसेस की अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट एसे 200 की सीरीज में 240, 260, 265 और 299 इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। और 500 की सीरीज में 500, 540, 550 आप देख सकते हैं। और 700 की सीरीज में सारे ऐसे इंपॉर्टेंट है। मेनली इसमें ड्राफ्टिंग के क्वेश्चन आते हैं। ड्राफ्टिंग मतलब आपको ड्राफ्ट करनी है आपकी ओपिनियन, तो वो क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। बैंक ऑडिट और एनबीएफसी ऑडिट सबसे सिंपल है आपके सिलेबस के अंदर। आपको बैंक और एनबीएफसी ऑडिट अच्छे से करके जाना है। पीएसयू ऑडिट का भी कभी कभी 5 से 7 नंबर का सवाल आ जाता है। और अभी जो इंपॉर्टेंट ऐड हुए हैं उसमें तो इमर्जिंग एरियाज जो आईसीआई ने बोला है वो पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको इमर्जिंग एरियाज भी अच्छे से करके जाना है। और एसआरएस जो अपने सिलेबस में भी लेटेस्ट ऐड हुए May 24 से, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका भी क्वेश्चन एग्जाम में आ ही रहा है, तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। और लास्ट में कंपनीज एक्ट का ऑडिट पूरा हटा दिया, कंपनी ऑडिट पूरा हटा दिया, लेकिन कारो अभी भी बाकी। और कारो के क्वेश्चन May 2024 में भी आए थे, तो आपको कारो पर भी फोकस करना है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, 4 से 5 पेज का टॉपिक है, आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। बी कैटेगरी में जो रिमेनिंग एसेस है वो सारे बी कैटेगरी होते हैं। अब ये सब कवर करने के बाद आप बी कैटेगरी वाले एसेस उठाओ, है ना। सीए इंटर में जो आ चुके हैं उनको छोड़ के जो बचे कुचे आपके एसेस बचे हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, आपको वो देख लेने हैं, है ना। ग्रुप ऑडिट का 5 नंबर का क्वेश्चन कभी आता है कभी नहीं आता है, तो आपको ग्रुप ऑडिट, डिजिटल ऑडिटिंग मेनली बच्चे इससे डरे हुए रहते हैं। तो डिजिटल ऑडिट जो है वो बहुत बड़ा चैप्टर है और आईसीआई ने भी बोला है वो पूछेगा ही पूछेगा इसके मार्क्स। पर यह पूरा याद करने बैठोगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी। तो आप उसको बी कैटेगरी में रखो। आप उसको हो सके तो आप उसको बी कैटेगरी में रखो, पहले ए कैटेगरी कवर करके फिर डिजिटल ऑडिट आप याद कर लेना। इंटरनल ऑडिट तो बहुत सिंपल है, और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ये सब बी कैटेगरी टॉपिक्स है। ये सी कैटेगरी टॉपिक्स है जो मैं खुद भी एग्जाम में छोड़ के गया था। बता रहा हूँ मैं आपको। ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ड्यू डिलीजेंस, फोरेंसिक ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन। इसका सवाल रेयरली पूछा जाता है और बहुत कम पूछा जाता है। इन्वेस्टिगेशन का कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको आपको सबसे लास्ट में करना है। पर आपके एग्जाम में 1.5 डेज जब आपको मिलेंगे तब भी आपको जो फोकस करना है वो ए और बी कैटेगरी पे पहले करना है, उसके बाद आप सी कैटेगरी पे करिएगा। बहुत सारे बच्चे अब याद तो कर लेते हैं लेकिन उनको ये पता नहीं पड़ता एग्जाम में लिखना कैसे है। अगर एग्जाम में आप ढंग से लिखोगे तो आप पास हो जाओगे, एग्जामेशन आ जाएगी, हो सकता है रैंक भी आ जाए। तो एग्जाम राइटिंग टिप्स मैं आपको बताने पड़ रहा हूँ कि आपको रिलेवेंट ऐसे का नंबर और नेम कोड करना है। जैसे एज एन एग्जाम्पल, ये देखो, एज पर ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म ऑफ एंगेजमेंट, ऐसे आपको लिखना है। और फिर आपको आपका आंसर ड्राफ्टिंग चालू करनी है। आपको आंसर जो लिखना है वो पॉइंट्स में लिखना है। अगर 5 मार्क्स का आंसर है तो आपको 5 पॉइंट में लिखना है। आपको 3 पॉइंट आते हैं तो आप 3 पॉइंट को भी 5 पॉइंट में तोड़ के लिख दो, क्योंकि आपको 5 पॉइंट के ही मार्क्स मिलने वाले हैं। तो आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है और अंडरलाइन कर दो कीवर्ड्स को, है ना। आप पूरा पैराग्राफ लिखोगे, एग्जामिनर पढ़ता भी नहीं है बहुत सारी चीज, क्योंकि बस आंसर की होती है, उसमें की पॉइंट्स लिखे होते हैं, उसको देख के वो मार्क्स देता है। तो आप अंडरलाइन कर दो की पॉइंट्स को। अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपके 5 मार्क्स में से 4 से 4.5 मार्क्स आपको मिल ही जाएंगे। दूसरा, एक क्वेश्चन आता है, केस स्टडी टाइप क्वेश्चन आते हैं। आपको इसमें प्रोविजन लिखना है, फैक्ट ऑफ द केस लिखना है और फिर कंक्लूजन लिखना है। तो प्रोविजन तो पूरा डिटेल लिखना है आपको। प्रोविजन तो पूरा डिटेल लिखना है आपको। तो इस केस के अंदर
आप जब प्रोविजन लिखोगे तो आपको ऐसे लिखना है, एज पर ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म ऑफ एंगेजमेंट, और फिर पूरा आपको प्रोविजन समझाना है और डिटेल लिखना है। और फिर फैक्ट ऑफ द केस आपको शॉर्ट में लिखना है। ऐसा नहीं है पूरा फैक्ट ऑफ द केस लिखने बैठ गया, इतना टाइम एग्जाम में नहीं होता है। आपको शॉर्ट में फैक्ट ऑफ द केस लिखना है और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन कोट कर देना है कि आपका क्या फाइनल कंक्लूजन है। मेनली अगर आपका कंक्लूजन गलत भी होगा तो आपको प्रोविजन के मार्क्स मिलेंगे। फैक्ट ऑफ द केस के कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन आप नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर आपका मार्क्स काट सकता है। आपको रिलेवेंट ऐसे को कोट करना ही है और आपको की पॉइंट्स को अंडरलाइन करना ही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। अब बात करते हैं अपन एमसीक्यू की। तो एमसीक्यू में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एमसीक्यू इजीली कर लोगे। आपको आईसीआई एसएम के एमसीक्यू सॉल्व करने हैं और आईसीआई जो पोर्टल पे दे रखे हैं उसे आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, जिससे आपके एमसीक्यू में भी 30 में से 30 मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो ये एक वीडियो थी जिसमें आप पूरा फोकस करना, याद तो आप कर लोगे, की पॉइंट्स वगैरह पे फोकस करना, याद करना, लेकिन एग्जाम में जब लिखना हो तो याद रखना कि आपको हर एक ऐसे कोड करना है, उसका नाम कोड करना है। जैसे ऐसे 210 एग्रीइंग द टर्म ऑफ एंगेजमेंट, तो एग्रीइंग द टर्म ऑफ एंगेजमेंट ऐसे आपको आ, लिखना है। तो ये थी आज की वीडियो, होप आपको पसंद आएगी। थैंक यू।